तो आपका एग्री यूपीएससी ऑप्शनल चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की जो किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एक्ट्स। एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ एक्ट्स क्या क्या होते हैं। एक्ट मतलब होता है ये कोई लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट है जिसको जो पास करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं किसी इकाई द्वारा, मतलब कोई बॉडी है जिसको जो एम्पावर्ड है कि ये बिल को पास कर देगा। उसके बाद कोई अथॉरिटी है उसको सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, उसके सिग्नेचर हो गए। ये बॉडी एम्पावर्ड थी पास करने के लिए, इसने पास कर दिया। ये बॉडी एम्पावर्ड थी इसको साइन करने के लिए, मतलब फाइनल अप्रूवल देने के लिए ये बॉडी एम्पावर्ड थी। तो उसके बाद जो ये बिल का प्रारूप है ना, बिल है जो इसको लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट होता है जो बिल, उसके बाद ये बनता है जी एक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी और ब्रिटिश रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारी कंपनी के तौर पे आई थी कि ये व्यापार के मकसद से आए थे भारत में 1600 में। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग मिल गया था इन्हें। किससे मिला था? क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड है ना, उन्होंने एक चार्टर दिया था कि एक्सक्लूसिव राइट है आपका, भारत के साथ ट्रेड आप ही करोगे। 1765 में कंपनी को दीवानी राइट मिल गए। दीवानी राइट क्या होता है? रिवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए थे। कहाँ कहाँ मिल गए थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। फिर जी आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेसिकली ये एक्ट्स है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके ऊपर नकेल कसने के लिए, कि इसको कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने कोशिशें की थी इनको एक्ट्स के रूप में, ताकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सकें, उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रख सकें। तो ये फर्स्ट स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला स्टेप है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम व्यापार कर रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने क्या क्या किया था? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल मीन्स कि पॉलिटिकल कैसे करना है आपको, किस राजा के साथ वार फाइट करनी है, किसके साथ ट्रीटी करनी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स आपको व्यापार किस चीज़ में करना है और कैसे करोगे आप, और जो आपने कोई टेरिटरी ले ली उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे। इसने सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसको रिकॉग्नाइज किया था कि इनके पास ये राइट है। लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा? कोई एक अथॉरिटी है वो सबको कंट्रोल करेगी। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश जो क्राउन है वही इसको एडमिनिस्टर कर रही थी इनडायरेक्ट रूप में। और भारत में एक इकाई बनाई इन्होंने, वो इकाई भारत में कंट्रोल करेगी, ये उस इकाई को कंट्रोल करेंगे। ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ये इस इकाई को कंट्रोल करेंगे, इस यूनिट को, और ये यूनिट फर्दर इंडिया में जो यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करेगी। गवर्नर ऑफ बंगाल इज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले तो गवर्नर नाम था बंगाल वाले का, अब उनको डेजिग्नेशन उसका प्रमोशन कर दिया गया और उन्हें नया रुतबा दिया गया, नया डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल। फिर है जी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। फिर है जी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो गवर्नर तीन थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तीन गवर्नर थे। इनमें बंगाल वाले का डेजिग्नेशन दे दिया गवर्नर जनरल हो आप। तो गवर्नर जनरल है ये, बाकी ये गवर्नर रह गए। तो डेजिग्नेशन किसका ऊपर हो गया? सुपीरियर कौन हो गया? बंगाल वाला हो गया। सबऑर्डिनेट कौन कौन हो गए? बॉम्बे एंड मद्रास। कि अब आपको कोई काम करना है तो इनकी परमिशन मस्ट है। किसकी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की।
फिर जी, इट एस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने के लिए इस एक्ट में लिखा गया था कोलकाता में, जिसमें कौन कौन था, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। 1+3 का रेशियो था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि फिलहाल क्या रेशियो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का? इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, कि इस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे ना, उनको मना किया गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे और प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स और ब्राइब नहीं लोगे नेटिव्स से। नेटिव्स मीन्स जो इंडियंस हैं उनसे। फिर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन हुआ करता था? शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, मतलब जो इसको पैसा देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को शेयर होल्डर्स जो थे उसके, उनको कहा गया कि आप रिपोर्ट करोगे रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को ना, किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फिर है जी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। 1773 वाला जो एक्ट है ना, उसने रिकॉग्नाइज किया था, इसने क्या किया है, इसने डिस्टिंग्विश कर दिया किसको? कॉमर्शियल और पॉलिटिकल। कि कॉमर्शियल आप बिजनेस कैसे करोगे, किस चीज़ का करोगे, कितना प्रॉफिट कमाओगे, वो सब इसने फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया कि आपके पास ये फंक्शन है, कॉमर्शियल के अलग हैं और पॉलिटिकल अलग है। पॉलिटिकल मीन्स किसी के साथ वार लड़नी, किसी के साथ ट्रीटी साइन करनी है और टेरिटरीज को एडमिनिस्टर कैसे करना है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब के बाद क्या होने वाला है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल मैनेज ओनली कॉमर्शियल अफेयर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? अभी बताया था, शेयर होल्डर्स। वो कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे कि हमें बिजनेस कैसे करना है। एंड इट हैज़ क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई बॉडी की स्थापना की गई। ये कौन थे? ये ब्रिटिश द्वारा एम्प्लॉयड यूरोपियंस, मतलब ब्रिटिशर्स ही थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को यहाँ देख रेख करते थे, उसका सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग कह सकते हैं हम, वो करते थे। किन कामों की? पॉलिटिकल जो काम है उनकी मॉनिटरिंग ये करेंगे, कॉमर्शियल काम की मॉनिटरिंग ये करेंगे। इसलिए डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी भारत में। कब? 1784 में। डबल गवर्नमेंट मीन्स कॉमर्शियल काम ये देखेंगे, पॉलिटिकल काम ये देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज एम्पावर्ड टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ये सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा कि सिविल और मिलिट्री काम आप ऑपरेशंस हैं भारत में कैसे करोगे आप। किसको बताएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको कहा गया कि ब्रिटिश पोजेशंस है वो, कि ब्रिटिशर्स की पोजेशंस है। कहाँ है? इन इंडिया में है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मतलब नहीं है, उसको सरपास कर दिया उन्होंने और खुद का नाम ले दिया कि ये ब्रिटिश पोजेशंस है इंडिया में। फिर एज ए सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स वाज गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये तो होना ही है ना कि उनकी पोजेशंस को भी ब्रिटिश पोजेशंस कह दिया, तो सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनीज अफेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर है जी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये क्या है? फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स केंद्रीकरण, सारी शक्तियाँ एक ही आदमी के पास हो जाएं। फाइनल स्टेप था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले तो यहाँ बंगाल में बैठा गवर्नर जनरल था ऑफ बंगाल, अब उसे पूरे इंडिया का कह दिया गया कि आप पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। और आपके पास क्या क्या है? ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। उनके पास पूरी सिविल पावर्स हैं और पूरी मिलिट्री पावर्स भी हैं उनके पास। फिर है जी लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं वो।
फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स मीन्स उन्हें कोई एक्ट्स बनाना था, वो अब पावर उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एक्ट के द्वारा उनको उनकी पावर से डिप्राइव कर दिया गया, मतलब उनसे ये शक्तियाँ छीन ली गई। लेजिस्लेशन करने की मीन्स एक्ट्स बनाने की पावर छीन ली गई हैं। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है कि अब भारत में कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। तो लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। एक डिस्टिंग्विश किया गया कि इससे पहले के जो एक्ट्स थे उनके अंदर कोई लॉ बनाया गया था तो उसको हम बोलते थे रेगुलेशंस। पर जो इस एक्ट के अंदर कोई एक्ट बनाया जाया गया तो उसको हम एक्ट्स ही बोलेंगे। पहले वाले जो एक्ट्स थे प्रायर टू 1833 उनके में जो कोई एक्ट बनाया गया था उसे हम बोलते थे रेगुलेशंस। और इस एक्ट के तहत हम कोई एक्ट बनाते हैं कि एक्ट में शक्तियाँ दी गई है, उस शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हम कोई एक्ट बनाते हैं तो उनको अब से एक्ट्स बोला जाएगा। फिर है जी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंटिन्यूड है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कि अब से उनके कॉमर्शियल फंक्शंस ख़त्म हो गए, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। वो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन करना है उन्हें भारत में, ब्रिटिश क्राउन के ऑर्डर्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का काम हो गया अब उनका। एंडेड कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी तो अपने आप ही बन गई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है वो, कॉमर्शियल एक्टिविटी उसकी एंड कर दी। कहा प्योर अब इंडिया पे कंक्वेस्ट वाले काम करो बस। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। अब कंपनीज के टेरिटरीज को भारत में किसके नाम पे कंपनी रखेगी? कि ये जो किंग है ना, किंग कहाँ के? इंग्लैंड के। अब इनके नाम पे हम ज़मीन ले रहे हैं आपकी, इनके नाम पे हम गवर्न कर रहे हैं आपको। ओपन कंपटीशन का सिस्टम है वॉज इंट्रोड्यूस्ड 1833 के तहत, बट लेटर विड्रॉन हो गया। विड्रॉन क्यों हो गया? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया कि ओपन कंपटीशन से इंडियंस भी सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे। वो ब्रिटिश के जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसीज़ थी और जो भारत को दबाने की, लूटने की जो उनकी सोच थी, तो उसमें दिक्कत पैदा होगी। इंडियन सीधी सिविल सर्विसेज में रिक्रूट हुए तो इसलिए वहाँ से दबाव हुआ इंग्लैंड से, और इन्होंने फिर ब्रिटिशर्स को ही सिविल सर्विसेज में अपॉइंट रखना जारी रखा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड। कि पहले क्या होता था कि एक ही विंग थी, वो ही लेजिस्लेशन का काम करेगी, मीन्स बिल्स को इनेक्ट करेगी और वही उसको एग्जीक्यूट करेगी। पहली बार भारत में क्या हुआ? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत कि लेजिस्लेशन बिल्स को ड्राफ्ट करने का काम अलग इकाई करेगी, सेपरेट यूनिट करेगी, और एग्जीक्यूट करना अलग यूनिट करेगी। कि मान ले लेजिस्लेटिव है तो मान लो उस समय की है ये पार्लियामेंट, उस टाइम की पार्लियामेंट है, और एग्जीक्यूटिव कब है? मतलब इस टाइम की गवर्नमेंट है वो। जैसे गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है इस टाइम, तो उस टाइम गवर्नमेंट वाला काम ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन था और पार्लियामेंट वाला काम लेजिस्लेटिव फंक्शन था। तो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल ये जो दो काम करते थे इनको सेपरेट किया गया। तो न्यूली क्रिएटेड थी लेजिस्लेटिव विंग, ये कैसे फंक्शन करती थी? मिनी पार्लियामेंट के तौर पर। तो मिनी पार्लियामेंट तो थी क्योंकि उस टाइम रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ब्रिटिशर्स ही कुछ लोगों को नॉमिनेट करते थे, कुछ लोग खुद के होते थे, तो वही सारा काम करते थे लेजिस्लेशन का।
तो मिनी पार्लियामेंट थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अपने साथ एसोसिएट नहीं रखना चाहते थे, और वो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉज को इनेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करती है, वही प्रोसीजर ये फॉलो करते थे। कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज वर थ्रोन ओपन टू इंडियंस। 1853 में जाके कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज हैं, उनको भारतीयों को दिया गया कि आप भी अब एग्जामिनेशन के थ्रू इनको ज्वाइन कर सकते हो। लॉर्ड मैकले कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड, कि किस तरह सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट करनी है, कि लॉर्ड मैकले नाम सुनाया होगा आपने, उनकी कमेटी बनाई गई थी। और इस एक्ट में एक और बात लिखी गई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, टर्मिनेट कर सकती है कंपनीज का रूल एट एनी टाइम, कि कंपनी का रूल कितने समय तक रहेगा, आज रहेगा, कल रहेगा, किस टाइम तक रहेगा, और मन में आ जभी कि कल से कंपनी का रूल भारत में नहीं रहेगा, ऐसे डिक्लेयर कर सकती थी। ये एक्ट एम्पावर करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें इंडियंस को भागीदारी शुरुआत हुई। ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये कदम, कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, की लोकल लोगों को भी मिलाया जाए लेजिस्लेटिव वाले काम में। फिर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 में क्या हुआ, 1858 वाले एक्ट को हम बोलते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गुड गवर्नमेंट कैसे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको पता होगा कि 1857 में सिपोही म्यूटिनी हुई थी, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उसमें लोगों में काफ़ी गुस्सा था जो कि फूटा, लोगों ने ब्रिटिशर्स को, अथॉरिटी को चैलेंज किया। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब तक हमारा हार्श एडमिनिस्ट्रेशन था आप लोगों के लिए, अब हम अच्छी सरकार बनाएंगे आप लोगों को, ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके और उन्हें रूल करने के लिए और समय मिले। कब इनेक्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ही हुआ था। और इसमें क्या हुआ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड। अब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे, उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे, उसकी टेरिटरीज़ को अपनी टेरिटरी कह रहे थे। अब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया, कि मीन्स अब आपको समझ में आया पीछे का लॉजिक क्या था। आए थे ट्रेडर बन के, बन बैठे क्या, सत्ताधारी, रूल करने लग गए। अब जाके ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अबोलिश ही कर दी इन्होंने। ब्रिटिश क्राउन टुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश क्राउन ने कह दिया अब आप रेस्ट करो, ख़त्म हो गए अब आप लोग, अब हम खुद रूल करेंगे और अथॉरिटी को अपने हाथों में लेते हैं। सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इंडिया वाज है ये, WAS। इंडिया वाज गवर्नड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। हर मेजेस्टी क्यों, क्योंकि इस टाइम क्वीन बन गई थी, किंग नहीं था। इंडिया को गवर्न किसके नाम पे किया गया था, हर मेजेस्टी के नाम पे। फिर एज ए डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू वाइसरॉय। इन्होंने कह दिया अब कि गवर्नर जनरल है ना, ये नाम नहीं रहेगा, अब से क्या नाम रहेगा, वाइसरॉय रहेगा। और वाइसरॉय कौन होगा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसका, ब्रिटिश क्राउन का भारत में। मीन्स ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा भारत में। और पहला वाइसरॉय कौन बनेगा जी, लॉर्ड कैनिंग। फिर है अबोलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपने पढ़ा था ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे बनी थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये क्या काम करता है, ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन है जी, ये लोग हैं जी शेयर होल्डर्स के। उसका जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया इस एक्ट ने, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत ही क्या रह गई। जब ब्रिटिश क्राउन को देखना है तो कंपनी क्या ही करेगी, कंपनी अबोलिश हो गई तो इनको भी ख़त्म हो गई है। फिर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंटिन्यूड।
इसमें ए न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड, कि आप लोगों को अच्छी देख रेख करने के लिए एक वाइसरॉय तो लगा ही दिया हमने, और अच्छी मॉनिटरिंग करने के लिए कि आप लोगों के साथ ज्यादती ना हो, आप लोगों का ऑपरेशन ज़्यादा ना हो, आप लोगों को ज़्यादा सुप्रेस नहीं किया जाए, इसलिए हम एक नया ऑफिस क्रिएट करते हैं। किसका जी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। अच्छा, क्रिएट हो गया जी। इसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी। कंप्लीट अथॉरिटी मीन्स वाइसरॉय को परमिशन चाहिए तो इन सर से लेगा वो। ये कौन सर थे? ये बड़े हाई प्रोफाइल थे, ये मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, जो ब्रिटेन को रूल कर रही थी, उसका मेंबर था ये। और ये रिस्पॉन्सिबल किसको था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर है ना ये, तो वहीं को रिस्पॉन्सिबल हो गई। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखना, आगे बारे में ये अबोलिश होगी जब भी बताया जाएगा आपको। तो 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ये किसको, किस लिए एस्टेब्लिश हुई? एडवाइस करेगी किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और इन्होंने क्या किया? एक तो काउंसिल तो हो ही गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ये और नई बॉडी बना दी। ये कौन नई बॉडी है? ये कॉरपोरेट बॉडी है, कैपेबल ऑफ शूइंग एंड बीइंग शूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, कि मीन्स ये किसी को भी कोर्ट में घसीट सकती है। कहाँ? इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। और इसको भी कोई कोर्ट में घसीट सकता है, मीन्स इसके ऊपर भी केस चल सकता है। पर केस तो क्या ही चलेगा जब ब्रिटिशर्स के जजेस थे और पार्शियलिटी इतनी ज़्यादा होती थी, तो क्या ही केस चलेगा, और कोई केस कर भी लेगा तो क्या ही फ़ायदा उठा लेगा उस समय। फिर है जी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या है जी? बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस मीन्स लोगों को कहा गया कि हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव वर नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स जो बिल्स बनाए, जो एक्ट्स बनाएगी जो बॉडी, उनमें इनको जगह दी गई। तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए कि उससे पहले भारतीय कोई था नहीं, इन्होंने जोड़ दिए 3 भारतीयों को। हालांकि जो इन्होंने लोगों ने ये नॉमिनेट करे होंगे, तो बेसिकली सी बात है कि उनका ब्रिटिशर्स का अच्छा होल्ड होगा इन पे, ताकि ब्रिटिशर्स के हक के फैसले ले सकें। इसलिए हो सकता है उन्होंने इनको नॉमिनेट किया हो कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए, और लोगों का भी यकीन हो जाएगा कि इंडियंस को एसोसिएट कर रहे हैं हम अपने साथ, पर काम वही हो जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो इस एक्ट ने क्या किया? लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया। किसको? मद्रास और बॉम्बे को। आपने ध्यान दिया हो तो 1833 वाला जो एक्ट था ना, उसमें पावर्स जो थी लेजिस्लेशन की, उनको विड्रा कर लिया था। जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थे, इनको डिप्राइव कर दिया था कि आपके पास अब से कोई पावर नहीं है, सारी पावर गवर्नर जनरल के पास थी। और अब इन्होंने 1861 में रिस्टोर कर दिया कि अब आप फिर से लेजिस्लेशन का काम कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल के लिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी तक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों के पास थी, अब किस किस के लिए क्रिएट हो गई जी? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब के पास। फिर है जो पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो क्या होता है कि फ़िलहाल जो हमारा रूलिंग का जो सिस्टम है वो कैबिनेट सिस्टम है। कैबिनेट सिस्टम बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम पे होता है। पोर्टफोलियो मीन्स कि कोई एमपी है, इसके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो ये सिर्फ इसके काम को देखेगा। कोई दूसरा है मिनिस्टर, ये देखेगा फाइनेंस को, ये देखेंगे डिफेंस को, ये देखेंगे होम को। तो ये अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग काम देखेंगे, तो उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो, कि इन्हें प्रभार किस चीज़ का दिया गया है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया कि अकेला आदमी एक डिपार्टमेंट का, एक मिनिस्ट्री का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसके फैसले वही लेगा वो।
तो ये कैनिंग ने शुरुआत कर दी गई इस चीज़ की। फिर वाइसराय इज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक ऐसा एक्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि बेसिकली एक्ट ही होता है ऑर्डिनेंस भी। ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है जी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, 6 मंथ प्लस 6 वीक, क्योंकि एडिशनल तो नहीं कह सकते हम, पर बेसिकली यहाँ से ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं हम इनसे रिलेटेड नहीं है ये। तो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन ये हो सकती है। ऑर्डिनेंस कब इश्यू होते हैं? फ़िलहाल तो कि, और उस टाइम भी ये पावर थी, उस टाइम भी यही था कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग नहीं है, ये सेशन में नहीं है। अब जैसे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट का मीन्स लोकसभा राज्यसभा में से दोनों बॉडी, ये जो दोनों हाउस हैं इनमें से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कि इश्यू कर देगा ऑर्डिनेंस। किसकी रिकमेंडेशंस पे? कैबिनेट की। जो कैबिनेट रिकमेंड करेगी कि ये कोई टाइम ऐसा आ गया कि बहुत अर्जेंट है, ये बिल हमें इस चीज़ के लिए ज़रूरी है बनाना, तो पार्लियामेंट तो नहीं, जो कैबिनेट है वो एम्पावर होती है कि वो इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस लास के कि अभी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पे कोई कानून होना चाहिए। वो भेजती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं और वो एक्ट बन जाता है। पर ये इसको बोलते हैं टेम्पररी एक्ट है ये। तो वाइसराय को एम्पावर कर दिया गया था ऑर्डिनेंस बनाने के लिए विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय ही वो कर सकते हैं ऐसा। फिर आ गया जी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एम्पावर्ड टू डिस्कस द बजट एंड कुड आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, जब से इंडियन को एसोसिएट किया इन्होंने, उसके बाद ये उसकी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे थे। इंडियंस नहीं थे उससे पहले, तो पूरी शक्तियाँ थी उनके पास। इंडियंस के जब से जुड़े उसके बाद इन्होंने उनको शक्तियाँ दी। क्या शक्तियाँ दी? कि अब बजट के बारे में डिस्कस कर लो कि बजट कैसा है, ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ ख़राब है, आप डिस्कस कर सकते हो बस। और आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, और आप एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। क्लैरिफिकेशन की कोई यहाँ वो नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हो आप एग्जीक्यूटिव से। फिर है जी सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कुड बी नॉमिनेटेड टू सेंट्रल। देखो अब जी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में फ़र्क क्या होता है? ऑफिशियल मीन्स ऐसे मेंबर्स जो ब्रिटिशर्स हैं, जो मीन्स किसी पोस्ट पे हैं और फिर काम कर रहे हैं अपना, जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए ब्रिटिशर्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एसोसिएट कर लिया कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, वो ऑफिशियल थे। नॉन ऑफिशियल मीन्स ऐसे इंडियंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा में नहीं थे, जिनको जो मतलब उनके खास थे ब्रिटिशर्स के, जो उनके हक के फैसले लेते थे, ऐसे लोगों को इन्होंने, और कुछ लोग तो खैर खिलाफ भी थे, उनको भी इन्होंने एसोसिएट कर लिया अपने साथ। और जो लोग सर्विस में नहीं थे ब्रिटिशर्स की और इनके साथ थे और इनके मतलब ये लेजिस्लेशन का काम करते थे, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसराय। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन कौन करेगा? वाइसराय साहब करेंगे। किसके रिकमेंडेशंस पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पे और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पे। फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि जो प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं इनमें नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। गवर्नर मीन्स प्रोविंशियल गवर्नर। किसके रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, म्यूनसिपैलिटी होगी, यूनिवर्सिटी होगी। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन द एक्ट, कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 है, इसमें वर्ड इलेक्शन कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। फिर है जी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इसको हम क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मीन्स
मोर्ले जी थे उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जी थे उस टाइम गवर्नर जनरल। तो मोर्ले उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मिंटो उस टाइम गवर्नर जनरल था। इन दोनों ने मिलके ये जो एक्ट बनवाए थे, इसलिए इनकी रिकमेंडेशंस थी और ये उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये गवर्नर जनरल थे, इसलिए इनको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा गया। ये क्या कहता है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसका साइज को इन्हांस कर दिया, बढ़ा दिया उन्होंने, सेंट्रल लेवल पे बढ़ा दिया और प्रोविंशियल लेवल पे बढ़ा दिया। ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन्ड, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी आपको बताया था ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थे सर्वेंट्स, उनको ऑफिशियल मेजोरिटी कहते हैं हम, वाज मेंटेन्ड एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि जो सेंट्रल काउंसिल थी उसमें उनकी मेजोरिटी को मेंटेन किया गया। और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को कहा गया कि भाई आप प्रोविंशियल लेवल पे हो सकते हो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, बट सेंट्रल लेवल पे तो आप ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इन्हांस टू डिस्कस द बजट, उनकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया, बजट को डिस्कस कर लो भाई। मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट, कि बजट को स्वीकार करना है, नहीं करना है, रिजेक्ट करना है बजट को, या ये बजट में ये चीज़ बढ़ाई जाए, ये चीज़ घटाई जाए, इस तरह आप ला सकते हो। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पिछले में आपने देखा था कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मीन्स कि कोई क्वेश्चन पूछा एग्जीक्यूटिव से, वो उसका जवाब दिया उन्होंने, उस जवाब में से फिर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। इस एक्ट में एम्पावर किया गया उनको। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ, भारत में पहली बार इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही भारतीयों को जोड़ा जा रहा था, अब इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीन्स जो गवर्नमेंट है, जो एक्शन ले रही है, उसमें भी जोड़ना शुरू कर दिया। तो लॉर्ड एस.पी. सिन्हा थे भारत के, इनको अपॉइंट किया गया क्या, लॉ मेंबर के तौर पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये फर्स्ट इंडियन है। अब ये कंटिन्यूड है एक्ट 1909। इसमें सबसे भयंकर और इंडिया का जो डिवीज़न हुआ, उसका बेसिस ये सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसने एक्ट ने नींव रखी थी भारत के डिवीज़न की ऑन कम्युनल बेसिस। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। लॉर्ड मिंटो इज़ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मिंटो साहब थे कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर हैं ये। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, अभी हमारे देश में क्या होता है कि कोई कैंडिडेट खड़ा है, किसी रिलीजन से हो, किसी कास्ट से हो, किसी क्रीड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग किसी जेंडर से हो, सब लोग मिलके वोट करते हैं, इनको हराना है या जिताना है। इनके अपोजिशन में भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन सबको कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता किसी भी कैंडिडेट में। उस समय क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट थे। सेपरेट इलेक्टोरेट से हम ऐसा समझेंगे कि मान लो ये हिंदूज़ हैं, यहाँ हिंदू सीट है, ये मुस्लिम्स हैं, यह मुस्लिम सीट है, ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन सीट है। इस एक्ट में नहीं था ऐसा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। हिंदू सिर्फ हिंदू को इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को। अब जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए इंट्रोड्यूस्ड किए गए थे, ये मुस्लिम्स के लिए। तो उस समय क्या था कि मुस्लिम ओनली वोट करेंगे, किसके लिए, मुस्लिम ओनली के लिए। हिंदूज इस एरिया के वोट नहीं करेंगे, उनको शक्तियाँ नहीं हैं, वो वोटिंग का अधिकार नहीं रखते। मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे एक मुस्लिम के लिए, उसे हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसको हम बोलेंगे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेगू कौन है इस समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चेम्सफोर्ड कौन है जी, ये है गवर्नर जनरल, इसलिए इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब देखो, अब फिलहाल भारत में क्या होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।
लिस्ट होती हैं कि लेजिस्लेशन किस बेसिस पे करोगे। ये सब्जेक्ट है, इस पे सिर्फ यूनियन करेगी लेजिस्लेशन। ये सब्जेक्ट है, इस पे सिर्फ स्टेट करेंगे। ये सब्जेक्ट है, इस पे ये दोनों कर सकते हैं। पर प्रिवेल किसका करेगा, मीन्स प्रिवेल मीन्स कि जीतेगा कौन। बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि यदि यूनियन ने भी कोई लॉ बनाया कंकरेंट लिस्ट पे और स्टेट भी कोई लॉ बना रहा है कंकरेंट लिस्ट पे, तो जीतेगा कौन, किसका लॉ जीतेगा, यूनियन का लॉ जीतेगा। ये एक मोटी सी बात है, ये आप लोग याद रखना। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया कि इस सब्जेक्ट पे सेंट्रल लेवल पे एक्ट्स बनेंगे, इस सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल लेवल पे एक्ट्स बनेंगे। फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, कि प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स होंगे इनको डिवीज़न कर दिया, एक रिजर्व्ड एक ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड मीन्स कि जो फंक्शनरीज हैं ब्रिटिशर्स के, उनकी एडवाइस पे काम करेगा। कौन करेगा, गवर्नर साहब। जो प्रोविंशियल गवर्नर रहेंगे वो ब्रिटिश फंक्शनरीज हैं, उनकी एडवाइस पे फैसले लेंगे, उनको हम बोलेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। और एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड वाले में क्या होगा कि जो इलेक्टेड हैं इंडियन मिनिस्टर होंगे, इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर हैं, उनकी एडवाइस पे गवर्नर साहब फैसले लेंगे। और वो जो इलेक्टेड हैं ये अकाउंटेबल हैं, ये आंसरेबल हैं किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इनकी जवाबदेही है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, लेजिस्लेशन को। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवीज़न कर दिया गया ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी मतलब एक ही रूलिंग बॉडी है, इसी के पैरेलल सेट में हो गया। पैरेलल सेट में कैसे हो गया, एक तो रिजर्व्ड वाले हो गए कि इस पे गवर्नर साहब फैसले लेंगे अपने फंक्शनरीज से पूछ के। फिर है ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड में गवर्नर फैसले लेगा, इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह पे। तो दो पैरेलल खड़े हो गए बॉडी, तो इसलिए डायरकी बोलेंगे हम इन्हें कि दोनों अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हालांकि दोनों का अलग अलग है पर दोनों काम कर रहे हैं। तो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड 1919 से। फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। बाईकैमरलिज्म क्या क्या होता है, जैसे इंडिया अभी फ़िलहाल बाईकैमरलिज्म में है इंडिया में, कि एक तो है अपर हाउस एक है लोअर हाउस। तो उसी तरह इस एक्ट में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस होगी, एक अपर हाउस होगा एक लोअर हाउस होगा। और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए पहली बार भारत में। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके 6 मेंबर होते थे, और इसमें कहा गया कि 3 इंडियंस होंगे आगे से। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 था उसमें थे सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और उसको किस किस को दे दिया, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया और यूरोपियंस को दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। फ्रेंचाइजी मीन्स वोट देने का अधिकार। लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। और फ्रेंचाइजी भी देखो आप उस समय किसकी बेस पे थी, प्रॉपर्टी। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप इतना टैक्स भरते हो, आपकी इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन बेसिस पे फ्रेंचाइजी थी कि आप वोट देने का अधिकार जब भी रखते हो जब आप ये क्राइटेरिया क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हो। फिर जी कंटिन्यूड है 1919 एक्ट। ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन। नया ऑफिस क्रिएट कर दिया गया हाई कमिश्नर का लंदन में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट्स वर सेपरेटेड। ये एक अच्छी इम्पोर्टेंट सूचना है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना कि प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट। पहले तो क्या था कि सेंट्रल लेवल पे ही बजट बनता था कि आपको कितना पैसे देंगे, आप कहाँ खर्चा करोगे, ये सब कुछ यहीं डिसाइड होता था। अब इन्होंने कहा कि हम अपना अलग बजट बनाएंगे सेंट्रल लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पे आप अपना बजट अलग बनाइए। तो सेपरेशन हो गया, दोनों जगह अलग अलग बजट बनेगा।
मीन्स बजट मेकिंग प्रोसेस है ना वो स्ट्रीमलाइन हो गई। इनको भी दे दी गई, प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पे आ गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एनेक्टमेंट, कि ये जो एक्ट है ये जब फोर्स में आएगा उसके 10 साल बाद आप एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे जो इसकी वर्किंग को देखेगा। एक कमीशन फिर अपॉइंट किया गया जी 1927 में, इनका नाम है जी साइमन कमीशन। ये जो आपने देखा हो तो ये ऑल 7 वाइट मेंबर थे, ये कमीशन हुआ। इसके बाद तो भारत में काफ़ी लोगों का रोष प्रकट किया लोगों ने कि ये गलत है, आप लोग ये हमारे को सब फैसले ले रहे हैं, हमारे सब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, सब आप ही डिसाइड कर रहे हैं। फिर आता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 एक्ट में क्या हुआ जी, ये एक्ट कहता है ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, कि मीन्स प्रोविंसेस भी इकट्ठा हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी सब इकट्ठा होके और यूनियन भी सब इकट्ठा होके एक फेडरेशन बनाएंगे हम। हालांकि ये प्रोविज़न कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम फेडरेशन में नहीं आएंगे। देखो फेडरेशन में यदि वो आते हैं तो उनको नुकसान ही है ना, जो वहाँ की जो लोकल रूलर्स थे उनकी अथॉरिटी डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी अथॉरिटी उनकी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसलिए ये प्रोविज़न कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। फिर है जी लेजिस्लेटिव पावर वाज डिवाइडेड इनटू फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, कि लेजिस्लेटिव पावर को अब डिवाइड कर दिया किस किस में, कि ये तो फेडरल है सेंट्रल लेवल पे होगा, फिर होगा जी प्रोविंशियल लेवल पे, फिर होगा जी कनकरेंट लिस्ट पे। इन्होंने डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट्स को, ठीक है जी। और रेजिड्यूरी पावर्स किन्हों को दी, देखो रेजिड्यूरी पावर्स मीन्स यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। पर एक ऐसा टॉपिक है जैसे अपने आया था ना भी पेंडेमिक डिज़ास्टर, तो कोरोना जो आया था कोविड-19, ये नोटिफाइड डिज़ास्टर है, पर डिज़ास्टर एज ए सब्जेक्ट मीन्स पर्टिकुलर नेम दे रखा हो कि डिज़ास्टर है, कहीं भी मेंशन नहीं था, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कनकरेंट लिस्ट में, तो कहीं भी इसका नाम नहीं था। तो इंडिया में अभी फ़िलहाल क्या है कि रेजिड्यूरी पावर्स मीन्स जो सब्जेक्ट कहीं भी दर्शाया नहीं गया, कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, वो उसकी पावर रहेगी यूनियन के पास। तो वैसे ही रेजिड्यूरी पावर्स मीन्स जो सब्जेक्ट कहीं मेंशन नहीं है उसकी पावर्स किसके पास रहेगी, वाइस रॉय के पास यहाँ। फिर यहाँ क्या आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वहाँ आपने देखा ना प्रोविंशियल में डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी गई। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल, देखो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट किया हमने, जैसे एमएलए एमपी इलेक्ट किया हमने, उनमें से मिनिस्टर्स चूजन होंगे। मिनिस्टर बनने के बाद वो जो अपने फैसले लेते हैं उन फैसलों के लिए वो हमारी पार्लियामेंट को या हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को उत्तरदायी हो, मीन्स रेस्पॉन्सिबल हो वो, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ये हमारे जो इलेक्टेड एमएलएज और एमपी हैं ये गवर्नमेंट के खिलाफ ला सके, उनको सत्ता से हटाने का उनके पास अधिकार हो, तो हम उसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो गई है प्रोविंशियल लेवल पे, डायरकी को ख़त्म कर दिया। और डायरकी कहाँ इस्टेब्लिश कर दी सेक्ट ने, सेंटर पे। प्रोविंशियल लेवल पे तो चली नहीं वो, अब उन्होंने सेंटर पे इस्टेब्लिश कर दी उसे। फिर जी फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, जैसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुए थे डायरकी में, ये रिजर्व्ड है ये ट्रांसफर्ड है, काम सबको यही करना है। पहले गवर्नर कर रहा था, अब 1935 में गवर्नर जनरल साहब करेंगे, नहीं मीन्स यहाँ वाइस रॉय थे, वाइस रॉय करेंगे। फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड दोनों यही करेंगे, यहाँ अपने फंक्शनरीज की हेल्प से, यहाँ इलेक्टेड मिनिस्टर्स की हेल्प से। तो इस टाइम 11 प्रोविंसेस थे इंडिया में,
तो 6 प्रोविंसेस वर बाईकैमरलिज्म, कि 6 प्रोविंस थे उसमें 2 सदन थे, मीन्स अपर हाउस और लोअर हाउस थे, और 5 में एक ही हाउस था। फिर है जी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वुमेन एंड लेबर। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, किस किस के लिए? डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास मीन्स शेड्यूल कास्ट, उनके लिए, वुमेन के लिए और लेबर के लिए, कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम। फिर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज अबोलिश्ड। मैंने आपको बताया था ना काउंसिल ऑफ इंडिया का बाद में जिक्र होगा, तो ये काउंसिल ऑफ इंडिया है, कब बनाई गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में जब बनाई थी उसको अबोलिश कर दिया इन्होंने। और देखो दोस्तों, उस समय 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है ना, उनके पास ही वोटिंग करने का अधिकार था। 90% पॉपुलेशन तो वोट भी नहीं कर सकती थी। और आज के समय में देखो क्या हो रहा है, सरकार ने लोगों को अधिकार दिया, राइट दिया है कि आप वोट डालने जाओ, फिर भी 65% के लगभग वोटिंग होती है, बाकी लोग वोट डालने नहीं जाते। पहले वोट का डालने का अधिकार ही नहीं था लोगों के पास। फिर है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई, किसके लिए? कि करेंसी की मॉनिटरिंग करे वो, इसलिए एस्टेब्लिश किया गया आरबीआई को। और इसमें किसके लिए बताया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बताया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बताया गया, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो फेडरल वाला है ना वो सेंटर के लिए काम करेगा, प्रोविंशियल वाला है वो अपने स्टेट के लिए काम करेगा, जॉइंट वाला है ना 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलके एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो उसका प्रोविज़न था कि ये सरकार, मतलब जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो उनका एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। और फेडरल कोर्ट के बारे में कहा गया है कि एक फेडरल कोर्ट होगी, इसको आप सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज ना करें, फेडरल कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। फिर आगे जी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें एक्ट में क्या कहेंगे ब्रिटिशर्स? अच्छा आपको बताऊं, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, किसके लिए? कि भारत आज से इंडिपेंडेंट है। इस एक्ट में कहा गया जी ब्रिटिश रूल वाज एंडेड, ब्रिटिश का जो रूल था वो एंड हो गया आज से, और इंडिया को डिक्लेयर क्या कर दिया गया? इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, मतलब जो किसी के दबाव में ना हो, जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, जिसके ऊपर किसी का अधिकार ना हो। और सोवरेन, सोवरेन बोलते हम जो कोई, जैसे किसी की कॉलोनी थी, भारत पहले क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो सोवरेन मीन्स उसको, स्टेट को, उस कंट्री को पूरा अधिकार है कि वो अपने फैसले ले सकती है, किसी के दबाव में नहीं रहेगी, उसको अपने फैसले वो खुद ले सकती है, तो उसे हम बोलते हैं सोवरेन। डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को, कब से? 15 अगस्त 1947 से। इंडिया को पार्टीशन कर दिया गया, किस किस में? भारत और पाकिस्तान में। किस राइट के साथ? कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से वो चाहें तो बाहर आ सकते हैं। ऑफिस ऑफ वायसराय वाज अबोलिश्ड, कि वायसराय का जो ऑफिस था उसको अबोलिश कर दिया गया, और गवर्नर जनरल थे वो अपॉइंट किया गया, कि आज से वायसराय की पोस्ट नहीं रहेगी, गवर्नर जनरल की पोस्ट रहेगी। और इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटेन के किंग करेंगे, किसके एडवाइस पे? जैसे इंडिया है तो इंडियन कैबिनेट, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी कैबिनेट रिकमेंड करेगी, वो अपॉइंट कर देंगे उन्हें। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इंडिया वाज एम्पावर्ड टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इतना एम्पावर किया गया, तो उस एक्ट में उनको शक्तियाँ दी गई थी कि आप अपनी मर्जी से कोई ड्राफ्ट करो और अडॉप्ट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। और
वो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उनके द्वारा भी कोई भी एक्ट बनाया गया था प्रायर टू दिस, उनको आप रिपील कर सकते हो। रिपील मीन्स आप उनको वापस ले सकते हो, और उनमें मॉडिफिकेशन जो वापस लेने की शक्ति हैं तो बेसिकली ये भी है कि आप उनको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। फिर है जी कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट, कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उनको शक्तियाँ दी गई थी कि आप लेजिस्लेशन भी कर सकते हो। मीन्स एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, संविधान बनाओ देश का। एक आप जो नॉर्मली जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं ना, उनको भी आप बना सकते हो। तो ये शक्तियाँ दी गई थी उन्हें। तो ये कंटिन्यूड है जी। 1947 का एक्ट है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अबोलिश्ड। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भाई साहब थे, इनको के ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया, और उनके फंक्शंस किसको दिए गए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को उनके फंक्शंस दे दिए गए। फिर जी प्रिंसली स्टेट्स वर ग्रांटेड फ्रीडम टू ज्वाइन। जो प्रिंसली स्टेट्स थे मीन्स जो किसी राजा के अंडर गवर्न हो रहे थे, ऐसे स्टेट्स उस समय इंडिपेंडेंस के समय उनको फ्रीडम दे दी। किस चीज़ की फ्रीडम दे दी? इंडिया को ज्वाइन करो इच्छा है तो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो इच्छा है तो, उनकी इच्छा नहीं है तो किसी को भी ज्वाइन मत करो, इंडिपेंडेंट रह लो आप। गवर्नर जनरल थे और प्रोविंशियल गवर्नर हैं, उनको कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि कंस्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, कि गवर्नर जनरल होगा वो इंडिया का और पाकिस्तान का कंस्टिट्यूशनल हेड होगा, और प्रोविंशियल गवर्नर होंगे वो स्टेट लेवल के हेड होंगे। और सिविल सर्वेंट्स हैं 15 अगस्त 1947 से पहले प्रायर जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, वो जब तक अब उनका रिटायरमेंट होगी अभी उन्हें जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो उन बेनिफिट्स का आनंद वो अपनी रिटायरमेंट तक ले सकते हैं। फिर बनाई जी इंतरिम गवर्नमेंट 1946 में। इसमें क्या क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू है ना, इन्होंने देखा एक्सटर्नल अफेयर्स को और कॉमनवेल्थ रिलेशंस, कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके साथ कैसे संबंध रखने हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स आप जानते ही हो कि अलग और देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इनके सब के बारे में देखभाल करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर है जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये देखेंगे होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग दोनों को। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर को देखेंगे। बाबू जगजीवन राम लेबर को देखेंगे। सरदार बलदेव सिंह जी डिफेंस को देखेंगे। लियाकत अली खान फाइनेंस को। सी राजगोपालाचारी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी राजगोपालाचारी देखेंगे एजुकेशन एंड आर्ट्स को। फिर जी इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट की फॉर्मेशन हुई, इनमें जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, एक्सटर्नल अफेयर्स को भी, कॉमनवेल्थ रिलेशंस को भी, और साइंटिफिक रिसर्च को भी। वो CSIR है ना, अभी इसका नाम बना है CSIR, पहले इनको साइंटिफिक रिसर्च में थी ये। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अच्छी मॉनिटरिंग करी है देश में साइंस को बढ़ावा देने के लिए। फिर है जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने होम देखा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग देखा, और स्टेट्स, इनके पास स्टेट्स भी था होम भी था, इसलिए ही इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया। इन्होंने जो 500 कुछ रियासतें थी उन सबको जोड़ा, इंडिया की यूनियन बनाई। इन सब का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने फूड एंड एग्रीकल्चर को देखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने भारत के। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो जिनको हम मॉडर्न मनु बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उन्होंने लॉ देखा, लॉ मिनिस्ट्री संभाली। जगजीवन राम जी ने लेबर, और सरदार बलदेव सिंह जी ने डिफेंस। दोस्तों आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ बताना। आपका धन्यवाद जी।